अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बहुत ही मज़े का सबक पढ़ने जा रहे हैं जो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये मेरा सबसे पसंदीदा सबक है क्योंकि इसमें दोस्तों से मुतल्लिक बातचीत की गई है। माशरे में दोस्त बनाना अहम है, लेकिन इससे पहले परखना चाहिए कि दोस्त अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि अच्छे दोस्त इंसान की ज़िंदगी को संवार देते हैं और बुरे दोस्त इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। और ये भी है कि रोज़े क़यामत इंसान को उसी के साथ उठाया जाएगा जो उसके सबसे रकीब है, करीब है। तो इसी तरह से सजाद हैदर साहिब ने ये मजमून बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है, जिसमें माशरे के मुख्तलिफ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही की गई है और इसमें वो हमेशा अपने दोस्तों से बचने की ही तलकीन करता है, क्योंकि उसे दोस्तों से बहुत सारे मसाइल रहते हैं। इसमें दोस्ती के मस्बत और मनफी रवैयों को भी उजागर किया गया है। सजाद हैदर साहिब ने ये भी बयान किया है कि वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है, क्योंकि इसकी कदर करना, जो इसकी कीमत और कदर मंजिलत से जानते हैं, वाकफियत हासिल करते हैं, वही हमेशा कामयाब रहते हैं। वक्त दोबारा नहीं आता। जो वक्त की अहमियत को खो देते हैं और इसको गंवा देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा नाकाम ही रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ज़बान और बयान को मुतारफ़ करवाया गया है, जबकि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया तरकीब नहवी को डालने की तरकीब भी बयान की गई है। सबसे पहले शेर से सजाद हैदर साहिब ने इस मज़मून की शुरुआत की है, जिसमें कहते हैं और कोई तलबे इब्नाए ज़माना से नहीं, और कोई तलबे इब्नाए ज़माना से नहीं, मुझ पर एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। यानी कहते हैं कि मुझे ज़माने से, इस दौर से, इस माशरे से कोई तलब नहीं है, ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की भी, लेकिन मुझ पर सिर्फ यही एहसान कर देते कि मेरी दोस्ती और मेरी मुश्किलातों को कम कर देते, तो ये सबसे बड़ा एहसान होता मुझ पर। तो शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की चांदनी चौक से। वो गुज़र रहे थे कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, जो बड़े मौसर अच्छे तरीके से अपनी हालत ज़ार, बुरी हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और इसी पैराए में दोहरा दी जाती थी, और ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया, रुक गया। इस फ़कीर की शख्सियत के बारे में बयान करते हैं कि उनका कद लंबा था, जिस्म मोटा ताज़ा और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत को मसक कर दिया था। तो इसकी शक्ल थी, रही इसकी सदा, इसकी आवाज़, तो इसमें ऐसी कुस्नियुल कलब नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसर खुलासा ही लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। चुनाचा वो स्पीच या सदा जो कुछ कहे ये थे, ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ नसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा हूँ, मुसीबत का मारा हूँ, 7 बच्चों का बाप हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, उसकी ज़रूरत है, और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, अपने घर लौट जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा की बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता और आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे दिल पर ये ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला इससे किया। ताज्जुब हुआ कि अक्सर उमूर में मैंने इसको अपने से अच्छा पाया। आखिरकार इन सब ख्यालात को अपने जहन में दोहराने के बाद इस मज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं हसरत से कहता हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं, इसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुश नसीब शख्स, यही तो मुझसे बढ़कर है। लेकिन क्या इसका ये कौल, इसका ये लफ्ज़ सही भी है? यानी क्या असल में इसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत, फारग वक्त ना दे? मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तखलिए तन्हाई में अपने ख्यालात जमा कर सकूं, उन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूं, उन्हें लिख सकूं। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्त का जिक्र करते हैं। भाईजान देखो, पुरानी दोस्ती का वास्ता है, ताल्लुक़ देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। क्या उसके बाप, दोस्त, रिश्तेदार
वक्त ब वक्त उसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींद के झोंके आ रहे हों, मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा और लतीफ़े पर लतीफ़ा कह रहे हैं। इसी तरह क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को उसे जाना नहीं पड़ता, अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता। इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हट्टा कट्टा है, नहीफो नज़ार। वो यहाँ पर फ़कीर और अपना मुकाबला करता है और भी कहते हैं या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्रगुज़ार नहीं होता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं। बगैर दोस्तों की ज़िंदगी दोभर मुश्किल होती है और ये उनसे भागता है। यहाँ पर मेरे पास आए एक दोस्त और मेरी खैर तलब की और हालचाल पूछा, मगर अमली नतीजा ये है कि बाप का इरादा वो होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। चाहे मुझे ये नफरीन की जाए, मगर ये कहीं ये बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि है बाप का एक जिम्मे गफ़ीर रखने और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फ़ायदा है। मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं भड़बड़िया बहुत बातें करने वाला दोस्त कहता हूँ। ये नहायत ही मकबूल आदमी है और मेरी उनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्फ़ी की है, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। जब आए शोर मचाते हैं, कोई आ रहा है, क़यामत नहीं उनके आने की मुझे दूर से ही खबर हो जाती है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कमबख्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं, हैराती कब से काम कर रहे हैं। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा हो या कोई आंधी दाखिल हो गई हो, और कहते हैं हा आखिर तुम्हें मैंने पकड़ ही लिया, मगर देखो मेरी वजह से अपना लिखना मत बंद करना। दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लफ्ज़ से पुकारा जाता है, लो अब जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरेगा, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं, सलाम लेते हैं तो अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है। उसके बाद आते हैं कि और लीजिए दूसरा दोस्त मोहम्मद तहसीन है। ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं और रात दिन उन्हीं की फिक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने को आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फारिग हो चुका हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर बैठा खामोश पड़ा रहूं, मगर तहसीन आए हैं और वो हमेशा अपने बाल बच्चों की बीमारी और का ही जिक्र करते हैं और कोई मजमून उनके पास नहीं होता। मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया है, मंजिली लड़की खांसी में मुब्तला है और यही बातें करते जाते हैं। इसी तरह मेरे मुकदमे बाज दोस्त भी हैं जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रकीन मुखालिफ दुश्मनों की बुराइयों और जज साहिब की तारीफ या मजम्मत के अलावा कुछ नहीं सूझता। मने जुमला और बहुत से किस्मों के दोस्तों में मैं मोहम्मद शाकिर खान साहिब का जिक्र खसूसियत से ख़ास तौर पर करूँगा, क्योंकि वो मुझ पर ख़ास अनायत फरमाते हैं। शाकिर खान साहिब सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत ही मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का शौक़ है। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे बहुत इसरार पर सलीमपुर ले गए, ये कहकर कि शहर में रात दिन शोरो वुब होता है, यहाँ मैं कुछ से रहने से तब्दील आबो हुआ भी होगी और हाँ मजमून निगारी में ज़्यादा इत्मीनान से कर सकूँगा। मैं ऐसे मोहब्बत अमेज़ इसरार पर इनकार ना कर सका। मुख्तसर सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं उनके साथ होलिया चला गया। एडिटर मुतारिफ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे उनकी खिदमत में एक मजमून भेजूँगा। शाकिर साहिब की कोठी पर पहुँचकर मैंने कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। उसकी खिड़की पाए बाग की तरफ खुलती थी और नहायत अदब से दिलफरेब नेचुरल कुदरती मंजिर मेरी आंखों के सामने था। मेरा माथा वही ठनका कि अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मालूम नहीं। खैर सैकड़ों हीले हवालों से बहानों के बाद इस वक्त मैं बच गया और मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से ना गए। मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस एका यानी यकसुई की तलाश में मसरूफ़ हूँ मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगा। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और इस वक्त ज़रा गौर से मेज़ के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी।
میز پر نہایت قیمتی کام دار کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی ہے۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب مگر اکثر میں نب ہی غائب ہے۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا مگر اکثر اس میں میرے کام کا نہیں تھا۔ جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں۔ آخرکار میں نے وہیں اپنا پرانا سامان نکالا اور مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پناہ خیالات کو تیزی کے ساتھ کفسے کاغذ میں بند کیا تھا۔ اور جب میں لکھنے میں مصروف ہو گیا تو اس قدر شور ہوا کہ اس تن نے چونکا دیا، حیران کر دیا۔ کیا ہے افو؟ میں نے سمجھا میرے کمرے کے قریب شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محفوظ فرمایا۔ اے میرے خیالات، تمہیں میرا گنجینہ، میرا خزانہ، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ آپ کہاں بھول پڑے؟ اتنے دنوں کہاں رہے؟ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہے اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے۔ اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جی کون ہے؟ میں ہوں شبن، سرکار نے کہا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے۔ بادلی ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ پھر میری یاد۔ مجھے کامل یقین ہے، مکمل بھروسہ ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش و تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کہا جاتا ہے، ایک یورپی جہاز ہے جس کے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے براعظم شمالی امریکہ دریافت کیا۔ کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کے دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خود سے خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ افو، مجھے خیال نہیں رہا، سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ یہی نوجوان ہے جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرہ سے بچاتے اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا یقل مسئلہ دستک ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو، ابھی آیا۔ یہ کہہ کر میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے۔ کیا بہت لکھ ڈالا؟ سوائے اس کے کہ میں امنا و صدقن کہوں کہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں ہے وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سہ پہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر سے اس غرض سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں، پھر شروع کر دوں گا۔ مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لایقل مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا لایقل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہننے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسرے نفسی کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں۔ مجھے یقین ہوا، مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوئی۔ سونے کا وقت اپنے دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو پھر ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔
میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی ہے جن سے طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ صاحب ایسے ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں دعوت دوں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا ہی نہیں کرتے۔ ایک دوست وہ ہیں جو آتے ہیں سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانا گانے لگتے ہیں۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں، صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پر احسان نہ ہو، جو کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ شروع میں جو انہوں نے شعر پڑھا اس کا دوسرا مصرع ہے کہ یہی احسان کریں کہ مجھ پر اپنے یہ تمام تر احسانات کرنا چھوڑ دیں کہ مجھ پر مہربانیاں کرتے ہیں، لیکن میں ان مہربانیوں کو نہیں چاہتا۔ خیالستان میں سے یہ مضمون لیا گیا ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ تھا آج کا ہمارا مکمل مضمون۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کی تشریح اور مکمل خلاصے کو حل کریں۔ خدا حافظ۔